अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में पीआईए तैयारा हादसे में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह करें। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। फ्रांसीसी माहिरीन ने हादसे के मुकाम का दौरा किया है। फ्रांसीसी टीम की 11 रुकनी टीम जाए हादसा पर पहुंची, जहां पीआईए की तहकीकाती टीम के अरकान भी उनके हमरा मौजूद हैं। मलबा उठाने के लिए हैवी मशीनरी भी हादसे के मकाम पर पहुंचा दी गई। जहाज के इंजन, लैंडिंग गियर्स, विंग्स को चेक किया गया। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर के जरिए बातचीत पर भी गौर किया जा रहा है। टीम के पास जदीद आलात मौजूद हैं। पीआईए की टीम को तकनीकी मुआवनत दी जा रही है। तहकीकाती टीम को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश है। ब्लैक बॉक्स के इस दूसरे हिस्से में तहकीकात में मदद मिल सकेगी। ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा फाइल डेटा रिकॉर्ड हादसे के दूसरे रोज मलबे से मिल गया था। हादसे को रोज गुजर चुके हैं, जबकि अभी तक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर न मिल सका। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलट और मॉविन पायलट के दौरान परवाज गुफ्तगू का पता चल सकेगा। कराची में गिरने वाले पीआईए के तैयारे की तहकीकात जारी है। फ्रांसीसी टीम हादसे के मकाम पर मौजूद है और माहिरीन ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया है। कराची में गिरने वाले तैयारे की तहकीकात जारी हैं। फ्रांसीसी टीम हादसे के मकाम पर मौजूद, तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। तबाहशुदा जहाज के मलबे, आलात के नमूने भी तहकीक की गर्ज से लिए जाएंगे। हादसे के मकाम पर दोबारा तहकीकाती अमल के दौरान ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी। अता हुसैन से मजीद जान लेते हैं। अता, तहकीकाती अमल के दौरान अब तक क्या शवाहिद हासिल हो सके हैं? जी बिल्कुल, पीआईए तैयारी की तहकीकात करने वाली गैर मुल्की टीम जो है हादसे के मुकाम का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने वहां पे तमाम तर चीजों का जायजा लिया, जांच पड़ताल की और ये जायजा लिया कि जहाज के कितनी रफ्तार से आया और कितनी रफ्तार से गिरा, पहले कौन सी इमारत को हिट किया और कितना नुकसान हुआ, और वॉइस रिकॉर्डर ढूंढने की कोशिश की। ताहम जो है वॉइस रिकॉर्डर अभी नहीं मिला है, तो फ्रांसीसी 11 रुकनी तहकीकाती टीम जो है वापस एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो गई, जहां पे रनवे का भी वो जायजा लेगी। और जबकि तहकीकाती टीम को तहकीकात मुकम्मल करके निकल जाना था, लेकिन ताहम तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, जिसके बायस जो है फ्रांसीसी तहकीकाती टीम जो है मजीद 5 रोज के लिए पाकिस्तान में कयाम करेगी। जी, तहकीकाती टीम मजीद 5 रोज के लिए पाकिस्तान में कयाम करेगी। अता हुसैन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स ने इंकशाफ किया है कि हादसे का शिकार तैयारे के कप्तान ने बार बार हमारी हिदायत को नजरअंदाज किया, जो हादसे का सबब बना। मुल्की तहकीकाती टीम ने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स को शामिल तफ्तीश किया था और दोनों से सवालात किए थे और जवाब भी तलब किया था, जिस पर एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में लिखा गया कि हादसे के रोज PK-8303 को लाहौर से कराची तक अप्रोच टावर कंट्रोलर ने हैंडल किया। अप्रोच टावर ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील के बाद तैयारे को लैंड कराने का टास्क ATC को सौंपा। अप्रोच कंट्रोलर के मुताबिक कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग से कबल जहां तैयारे की ऊंचाई 1800 फीट होनी चाहिए, कप्तान तैयारे को 3000 फीट ऊंचाई पर उड़ा रहा था। बार बार हिदायत पर कप्तान ने कहा कि वो लैंडिंग से कबल ऊंचाई और स्पीड को मैनेज कर लेगा। ATC का कहना है कि कप्तान ने पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा लैंड कर दिया। कप्तान ने पहली लैंडिंग की तो दोनों इंजन रनवे से टकराए और 3 बार रनवे से दकड़ खाई। ऐसा महसूस होता है कि कप्तान लैंडिंग के वक्त स्पीड और ऊंचाई मेंटेन करने लगा और लैंडिंग गियर खोलना भूल गया। तहरीरी जवाब के मुताबिक बगैर लैंडिंग गियर जहाज लैंड कराने से इंजन रनवे से टकराया और चिंगारियां निकली। तैयारे के कप्तान ने एक बार फिर जहाज उड़ा लिया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। जहाज के कप्तान ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ गए हैं। रमजान के बाद ईद भी गई, लेकिन महंगाई का तूफान ना थम सका। ताजिरों ने लॉकडाउन में फंसे शहरियों को लूटने का नया रिकॉर्ड बना डाला। तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 100% तक मसनूई मुनाफा वसूल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई का तूफान बरकरार, होशरुबा कीमतों ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए। मुंहजोर ताजिरों ने अवाम की खाल उतारने के लिए नए नए तरीके तलाश कर लिए। पहले लॉकडाउन, फिर रमजान और फिर ईद।
ताजिरों ने महंगाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आटा, चीनी, घी, चावल, दूध, दालें, सब्जियां और गोश्त के साथ साथ मौजूदा दौर में बिजली, गैस, पेट्रोल और अद्वियात में भी मनचाहा इजाफा करके शहरियों को बेहाल किया गया। लेकिन मजाल है किसी इदारे ने इसकी कोई खबर भी ली हो। हुकूमत कोरोना तो दूर अभी तक महंगाई पर भी काबू नहीं पा सकी। गरीब शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। शहरियों ने सवाल किए कि क्या कमेटियां ही बनती रहेंगी? कब गिरा फरोशों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? कब आटा, चीनी, दालें सस्ती होंगी? कब अवामी हुकूमत अवाम की फिक्र करेगी? तमाम इदारे, तमाम अफसरान ख्वाबे गफलत से कब उठेंगे? कब अवाम को इंसाफ मिलेगा? कब अवाम कमर तोड़ महंगाई से निजात पा सकेंगे? सच ही कहते हैं, गुर्बत और महंगाई का चोली दामन का साथ है और पाकिस्तान इस कहावत की बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। महंगाई कम न होने से गुर्बत में तेजी से इजाफा हो रहा है और आम शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। मुल्क में दुकानें और बाजार खुल गए, जबकि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मुल्क भर में ईद की तातीलात के बाद शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार खुल गए। ताहम तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, मार्कीज और सिनेमा स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मुसलसल 65वें दिन भी बंद हैं। मेडिकल स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, दूध, दही, सब्जी, गोश्त, मुर्गी की दुकानें मुकर्ररा औकात में खुली हैं, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केट्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रवां दवा है, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में पाबंदी है। मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन एहतियाती तदाबीर के साथ फाल है, ताहम जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है और अमल दरामद कराने के लिए भी सख्ती बढ़ती की जा रही है। अहम शाहराहों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान अलर्ट हैं और गश्त का सिलसिला भी जारी है। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के लिए पेट भर कर रोटी खाना मुश्किल बना दिया। तंदूर मालिकान भी महंगा आटा और महंगी गैस का रोना रोने लगे हैं। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और ख़ास तौर पर जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है उसने एक आम आदमी के लिए पेट भरना भी उसका बहुत मुश्किल कर दिया है। रोटी की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम परेशान है, आटे की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। तनूर मालकान का कहना यह है कि अगर हमें सस्ती मिलेगी तो हम आगे सस्ता फरोख्त कर सकेंगे। आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मुझे बताएं, रोटी की कीमत बढ़ गई, क्या कहें? रोटी की कीमत के, गैस के इतना अखराजात बढ़ गए हैं, गैस के बिल डबल हो गए हैं, आटा इतना महंगा हो गया, बहुत परेशानी का मसला, इसलिए तो महंगी हुई है हर चीज़। अगर गैस को सस्ता करेंगे, आटे को सस्ता करेंगे तो रोटी सस्ती मिलेगी ना। अच्छा सर, आवाम तो गिला करते दिखाई देते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो इस वक्त आटे की कीमत बढ़ गई है? जी सर, आटे की कीमत वध गई है। पहले हूँ 1400 रुपये गट्टू आंदा है, हूँ 1600 रुपये गट्टू आंदा आटे का, 200 रुपये होने वाले रेट वध गए। हाली भी अज आटा मंगवाए सुने 50 रुपये गट्टू दोबारा वध गए। तंदूर भी बंद रह गए, वाल भी साढ़े 2 लाख रुपए बिल गैस आ गए। हाँ जी, लॉकडाउन की वजह को तंदूर भी बंद करवाने वाले सारा इतना बिल आ गए गैस का। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर ये तनूर मालकान है, उनका भी ये कहना है कि इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई की वजह से और ख़ास तौर पर लॉकडाउन में जो सूरत हाल रही थी उसके बाद इनका भी कारोबार मुतासिर हुआ है और हुकूमत को इनका ये कहना है कि अगर इस हवाले से कुछ कमी की जाए तो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। टिड्डी दल के हमलों में रोज बरोज इजाफा जारी है। इस वक्त मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, बताइएगा टिड्डी दल के सदेबाप के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, टिड्डी दल जो है वो इस वक्त मुल्क के 61 अजला में मौजूद है। बलोचिस्तान में 31 अजला जो है वो टिड्डी दल से मुतासर है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 अजला मुतासर है। इसी तरह से पंजाब में 12 और सिंध में 7 अजला टिड्डी दल से मुतासर हुए हैं। टिड्डी दल के हमलाज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जो है वो जारी है एनडीएमए की जानब से और गुज़श्ता 24 घंटों में कुल 3,25,000 हेक्टेयर रकबा का सर्वे हुआ है एनडीएमए के मुताबिक, जबकि 36,000 हेक्टेयर रकबा का ट्रीटमेंट भी किया गया है। इसी तरह से बलोचिस्तान में 1400 हेक्टेयर रकबा पर स्प्रे किया गया है एनडीएमए की तरफ से, जबकि पंजाब में 700 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया है। एनडीएमए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 900 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट हुई है, जबकि गुज़श्ता रोज 600 हेक्टेयर रकबे पर ट्रीटमेंट की गई है। गुज़श्ता रोज जो है वो टिड्डी दल से मुतासरा जिला की तादाद 54 थी, आज बढ़कर 61 हो गई है और एनडीएमए की जानब से ऑपरेशन और सर्वे जारी है। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी।
यूं तो सब्जियां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं, लेकिन अगर वही सब्जियां इंसानी जानों के लिए नुकसान का बाइस बन जाएं तो कितनी खतरनाक बात होगी। कराची की मलीर नदी में जहरीले पानी पर उगाई जाने वाली सब्जियां भी इंसानी सेहत के लिए खतरा बन गई हैं। अदालती हुक्म के बावजूद माफिया को सब्जियां उगाने से नहीं रोका जा सका। हर तरफ दिखने वाली हरियाली किसी गांव या देहात के खेतों की नहीं, बल्कि कराची के मलीर नदी में गंदे पानी पर उगने वाली सब्जियों की है, जो शहर के मार्केटों में जाके फरोख्त की जाती हैं। यह है कराची की मलीर नदी, जो शहर में जमा होने वाली बारिशों के पानी को समंदर बोर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बारिशें जैसे ही खत्म हो जाती हैं, तो इस नदी को काश्तकारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जहां सब्जियां उगाई जा रही हैं, वो भी इंतहाई गंदे और जहरीले पानी से। मलीर नदी में उगने वाली घास और सब्जियां जानवरों और इंसानों सबके लिए नुकसानदा है, क्योंकि जिस पानी पर ये काश्त की जाती हैं, इसमें सेवरेज और सनती फुजला शामिल होता है। मलीर नदी में लगभग 600 एकड़ पर ज़राअत की जाती है। इसमें खड़ी ये सरसब्ज फसलें खूबसूरत नज़ारा तो जरूर पेश करती हैं, लेकिन इनकी हकीकत बड़ी तल्ख है। यहाँ पैदा होने वाली सब्जियाँ कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख्त की जाती हैं, जो इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। सब्जी खरीदने वालों के ज़हनो गुमान में भी ये बात नहीं है कि वो जो सब्जी खरीद रहे हैं उनकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदा है। अगर हम इस बात को यूं कहें कि सब्जी खरीदार पैसे देकर बीमारियां खरीद रहा है तो गलत नहीं होगा। तिब्बी माहिरीन ने भी मलीर नदी में जहरीले पानी पर उगाई जाने वाली सब्जियों को इंसानी सेहत के लिए नामौजूद करार दिया है। डॉक्टर जयपाल कहते हैं कि सेवरेज के पानी पर काश्त की जाने वाली सब्जियां कई बीमारियों का सबब बनती हैं। उसमें तो देखो ना, पेट की खराबियां हो सकती हैं, डायरिया है, उल्टी हो सकती है, कोई केमिकल अंदर जाएंगे तो उससे और जो आपका लिवर पे या दूसरी चीजों पे, हाजमे पे असरात तो पड़ेंगे ना। डॉक्टर जयपाल के मुताबिक अगर इन सब्जियों की काश्तकारी का खात्मा फौरी तौर पर न किया गया तो लोगों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलती रहेंगी। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पानी है। अब कहीं तो फैक्ट्री का पानी है, कहीं नदी नाले का जो घरों से पानी जा रहा है वो भी उनमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें तो देखो इसमें रोल तो उन इदारों को प्ले करना पड़ेगा, जो इदारे इसके लिए बनाए गए हैं, जो इनकी रोकथाम के लिए बनाए गए हैं। अगर वो भी इसमें रोल प्ले नहीं करेंगे तो ये तो बीमारियां दिन ब दिन और बढ़ती जाएंगी। मलीर नदी के अंदर काश्त की जाने वाली सब्जियों का कारोबार गुज़िश्ता कई सालों से हो रहा है, जिसे अदालती अहकामात पर कई बार खत्म करवाया गया, लेकिन चंद दिनों के बाद इंतजामिया की मिली भगत से काश्तकारी दोबारा शुरू हो जाती है। अगर शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने से बचाना है तो इन गंदे पानी पर उगने वाली सब्जियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करनी होगी। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। जबकि महंगाई में कमी की बजाय इजाफा जारी है। इस्लामाबाद की मार्केट्स तो खुल गईं, लेकिन शहरी सब्जियां, फल और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने का शिकवा करते नजर आते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल ईद की 3 रोज गुजर चुके हैं और आज से बाकायदा इस्लामाबाद की जो मार्केट हैं वो औपचारिक दुकानें हैं जो कि अभी तक खुली नहीं है। इस वक्त हम मौजूद में, अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके तो यहाँ पर तकरीबन खुल चुकी हैं। शहरियों की जानब से खरीदारी भी जो खास हो चुका है और शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो खरीदारी करते नजर आती है। लेकिन चूंकि ईद के बाद जो है दुकानें भी खुल रही की जो दोबारा से लहर जो है उसका आगाज हो चुका है और जो जरूरियात जिंदगी की जो चीज़ें उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए के हवाले से तो चीनी जो कि 70 से 80 रुपए थी, इस वक्त जो है 90 रुपए तक जो है पहुंच चुकी है। और बात की जाए तो आटे चंद दुकानों पर है और चंद दुकानों पर है, और जिन दुकानों पर है भी वहां पर भी 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आ रहा है। 1200 से लेकर तक थैला भी चंद एक जो है दुकानों पर दस्तयाब है। इसी टमाटर के हवाले से टमाटर की कीमत में 10 रुपए से 20 रुपए कमी, और जो अगर बात की जाए छोटे गोश्त के हवाले से 10 से 20 रुपए जो है इजाफा है, और हड्डी वाले गोश्त की बात की जाए तो 30 से 40 रुपए तक इजाफा हो चुका है। प्याज के हवाले से भी जो 20 रुपए तक जो कमी नजर देखने में आ रही है। और ओवरऑल सिचुएशन की जो है महंगी हो रही है और शहरी जो है वो यही शिकते हैं कि हुकूमत की जानब से दावे इतला से तसल्लियां दी जाती हैं। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज भी जो है बनाई गई हैं, लेकिन शायद ईद के बाद उनको मुतहरक होने में कुछ टाइम चाहिए, जिसके बाद ही हो सकता है कि लहर को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन शहरी की जानब से ये हुकूमत को जल्द अज जल्द इस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहरान नजर आ रहा है। क्योंकि अगर शॉर्ट हो चीज़ें, उनकी दस्तियाबी कम हो तो फिर चीज़ों महंगी हो तो समझ आती है, लेकिन चीज़ें हों भी उसके बावजूद चाहती हैं तो ये इंतजामी नाली नजर आती है। इसको हुकूमत को बर्बाद करते हुए चीज़ों को कंट्रोल करवाना होगा। सज्जाद काज़मी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। उधर पेशावर में मामूलात जिंदगी एक बार फिर लौटने लगी। शहर में चंद बाजार और मार्केट्स खुल गई हैं। मजीद बता रहे हैं अदनान शाहिद। जी अदनान।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पेशावर के हवाले से, शहर के जो मुख्तलिफ बाजार और मार्केटें हैं वो खुल गई हैं। मामूलाती ज़िंदगी जो है वो एक बार फिर से बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस खदशात के पेश नज़र पेशावर शहर की जो मुख्तलिफ बाजार और मार्केटें थीं उनको बंद करने का फैसला किया गया था, मगर अब हम देख रहे हैं कि वक्तन व वक्तन जो दुकानें हैं, जो मार्केटें हैं वो खुलती हुई दिखाई दे रही है। मगर अभी भी पेशावर शहर की जो बेशतर बाजार हैं वो अभी ईद की छुट्टियों में मसरूफ़ अमल हैं। बाजार मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़हाल ना हो सका। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट है वो भी रवां दवां है। ऐसा कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे, बाजार की रौनकें पेशावर की एक बार फिर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत ने रमज़ान और ईद के लिए जो है ना ये लॉकडाउन को खोल दिया था, लेकिन साथ ये भी कहा था कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, सफाई का ख्याल रखें ताकि कोरोना से अच्छी तरह से हम लड़ सकें, उससे लोगों को महफूज रख सकें। लेकिन लोगों ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। सोशल डिस्टेंस का तो नाम ही नहीं था, सफाई भी कोई ख़ास नहीं थी। लेकिन अब जो ईद के बाद ये लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो एक अच्छा फैसला है, क्योंकि सियाहती जो मकाम है वहाँ पर भी लोगों को जाने से मना किया गया था, लेकिन लोग जा रहे हैं, मना नहीं हो रहे। तो लॉकडाउन के अलावा हुकूमत के पास कोई और इसके अलावा कोई इकदाम नहीं है वो लोगों को रोक सकें, तो एक अच्छा फैसला है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो SOPs पर था वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो कोरोना जैसे वबा से जो है वो लड़ना इंतहाई मुश्किल हो गया था। अगर बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो पेशावर में ही हुई थी। अब तक तकरीबन 418 अफराद जो हैं वो इसमें इसका शिकार हो चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जो हैं वो बाज़ार और मार्केटें खुली होंगी, जबकि 3 दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा। इसी तरह सुबह 9 बजे जो है वो बाज़ार और मार्केटें ओपन होंगी और शाम 5 बजे तक जो है वो बाज़ार खुला रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। और सच की काविश जारी है। नेकी की टोकरी से सफेदपोश तबका समेत सब जरूरतमंद मुस्तफीद हो रहे हैं। शहरियों का कहना है सच न्यूज के इस कोशिश में दूसरों को भी साथ देना चाहिए। इस मौके पर जबकि मुल्क की जो पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है और यकीनन हमारे शहर हमारे मुल्क की भी सूरत हाल बेइंतहा ख़राब है, और वो सफ़ेदपोश लोग जो कि मसाइल का शिकार हैं लेकिन ज़ाहिर है कि वो किसी से मदद भी नहीं ले सकते, तो सच टीवी ने जो ये कोशिश की है और इससे वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। जिस तरह सच टीवी ने पूरे पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सच की टोकरी रखी है, उस तरह दूसरों को भी चाहिए कि गरीबों की मदद करें ताकि पूरे पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाए। आटा जो है मार्केट में महंगा हो गया है, 35 रुपये फी बोरी के हिसाब से। पहले सस्ते दाम में बेच रहे थे किराने वाले जो हैं, स्टोरों वाले जो हैं, अब जो है वो महंगा दे रहे हैं। लिहाजा ये अपील है कि हुकूमत से जो तो आवाम को रिलीफ दिया जाए। सच टीवी ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है नेकी की टोकरी वाला, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इससे गरीब आवाम बहुत मुस्तफ़ीद हो रही है और बहुत फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्की दे। सच टीवी का जो है नेकी की टोकरी का अमल बहुत अच्छा अमल है। इससे सादकाबाद के शहरी बहुत सराह रहे हैं, बहुत अच्छा अमल शुरू किया सच टीवी ने। सच टीवी ने जो ये नेकी की टोकरी का अमल शुरू किया है ये बहुत अच्छा है, और इसमें ना देने वाले को पता होता है और ना लेने वाले को पता होता है कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। इन दोनों का मामला अल्लाह ताला की ज़ात से हो जाता है। सच टीवी ने ये जो टोकरी का अमल शुरू किया है ये गरीब नादार आदमियों के लिए, अवाम के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। और इसमें ना ही तो देने वाले को पता चल रहा है और ना ही लेने वाले को पता चल रहा है कि हमें कौन दे रहा है। सच न्यूज़ ने जो नेकी की टोकरी शुरू की है, हमें चाहिए कि हम जब भी तंदूर पे रोटियां लेने जाएं, 5 रोटियां लें तो 2 रोटियां नेकी की टोकरी में डालें। यही हमारी जो नेकी है हमें जन्नत में आला मुकाम हासिल कराएगी। सच न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हर तंदूर पे सच की टोकरी रखी हुई है। अगर कोई भी भाई किसी तंदूर पे जाता है रोटी लेने तो 6 की बजाय 7 रोटियों के पैसे दे और 1 रोटी उस टोकरी में डाल दे, ताकि जो गरीब हैं, जो मुस्तक हैं, वो रोटी बगैर किसी से पूछे वहाँ से उठा के खा सकें। सच टीवी ने ये जो स्टेप उठाया है ये इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इससे गरीब आदमियों की जो है वो इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होगी और सबके पेट में जो भी मुस्तहकीन होंगे खाना जाएगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है।
मैं खुद इसमें इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और अपने दोस्तों को भी मायल करूँगा। ये सच टीवी ने जो प्रोग्राम बनाया है नेकी की टोकरी का, बहुत अच्छा इक़दाम है। ऐसे गरीबों की मदद हो जाएगी और तमाम मुखिया हज़रात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नेकी की टोकरी का प्रोग्राम शुरू किया है, गरीब आवाम की मदद के लिए रोटियां इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि इससे लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होगी, उन्हें पता नहीं होगा कि उनकी कौन इमदाद कर रहा है। नेकी की टोकरी का प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसको हम वकला बरादरी सराहते हैं और इसको अच्छा इक़दाम एक गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए करार देते हैं। अच्छा इक़दाम है, इससे गरीब और मुस्तहिक अफराद जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हम तमाम मुखियर हज़रात से ये अपील करते हैं कि सच न्यूज़ वालों का ये जो प्रोग्राम है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि गरीब और नादार लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले मैं सच चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नेकी की टोकरी का प्रोग्राम गरीबों के आगे रखा। उन गरीबों के आगे जो मुस्तहिक हैं लेकिन वो हाथ नहीं फैला सकते। आप जाके ऐसे अपने पड़ोस में देख लो, हमारा कुरान भी यही फरमा रहा है कि देखो जो मुसलमान अपने पड़ोसी का हकूक जान जाए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो अपने बच्चे के मुंह से निवाला निकाल कर जाके पड़ोसी को खिला दे। में तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क में ऐसे चैनल्स और जो सखर डिवीज़न में जो जिस तरीके से ये काम कर रही है जिस तेज़ी से, तो मैं दोनों हाथों से क्लैपिंग करता हूँ और मैं सलूट करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि इनको कामयाबी मिले और गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जैसा कि सच टीवी ने सखर में नेकी की टोकरी का जो इब्तिदा किया है उसमें सफ़ेद पोश गरीब लोगों की जो है वो मदद हो रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर में रोटी महंगी होने के साथ साथ वजन में भी कमी आई है जिसके बायस आम आदमी का बजट काफी मुतासिर हुआ है। एक की बजाय 2 रोटी के इस्तेमाल पर जेब पर भी भारी कट लगा है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी बिल्कुल, नान और रोटी की बात की जाए तो सादा रोटी तो 6 रुपए में दस्तयाब है, लेकिन अगर नान की बात करें तो नान 12 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जो उसकी ग्रामेज की बात करें तो ग्रामेज जो सरकारी जो रेट लिस्ट मुहैया की गई है दुकानदारों को और तंदूरों पर, उसमें 120 ग्राम जो वज़न है वो रोटी का मेंशन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उस पूरे वज़न पर फरोख्त नहीं किया जा रहा। शहरी यहाँ पर जो एक रोटी की खरीदारी के लिए आए हैं उनसे पूछते हैं कि आप बताइएगा कि वज़न के एतबार से आप किस हद तक मुतमईन है, क्या कहेंगे? वज़न के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे से जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो इसके रेट लिया जा रहा है, वो उसके हिसाब से उसका वज़न होना चाहिए। ज़ाहिर है कि गरीब आदमी है, वो कैसे ये सारा मैनेज करता है। वो 10 रुपये के भी लेने के लिए वो नहीं है, इसकी वो जो हिम्मत है उसकी वो नहीं है। इस टाइम लॉकडाउन के सिलसिले में जो चल रहा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वो तो कहता है जी मुझे कम पैसों में प्रॉपर रोटी मिलनी चाहिए, सही मिलनी चाहिए। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद है। उनका यही कहना है कि जब पैसे पूरे लिए जा रहे हैं तो जो ग्रामेज है, जो तकरीबन 120 ग्राम हुकूमत की तरफ जानिब से कहा गया है कि वो वज़न रखा जाए तो वो रखा जाए, लेकिन वो नहीं रखा जा रहा। ऐसा यानी कि 120 के बजाय 100 ग्राम या 110 ग्राम वज़न रखा जा रहा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उससे हम पूछते हैं कि इस बारे में क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 120 ग्राम वज़न होना चाहिए, कम क्यों बेच रहे हैं दुकानदार? हमारा 120 ग्राम का ही है। अच्छा, तो और बाकी दुकानदारों को क्या कहेंगे? ये तो कुछ नहीं कह सकती। हमारा नान अच्छा है, 120-25 ग्राम से कम नहीं है। अच्छा, सादा रोटी का क्या वजन है जो सरकारी नर्ख पर लिस्ट पे है, और खमीरी का उसमें बताइएगा आप किस तरह दे रहे हैं? वो सादा रोटी जो 100 ग्राम की है सरकारी, तो लेकिन हम 110 ग्राम की दे रहे हैं। जी, दुकानदार मौजूद हैं। दुकानदार का कहना है कि जो सादा रोटी है वो 100 ग्राम की फरोख्त की जा रही है 6 रुपए में, जबकि जो नान है वो 12 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है 120 ग्राम में। लेकिन बाज़ दुकानदार ऐसे हैं जो कि इस ग्रामीज को जो वज़न है उसको पूरा नहीं तोल रहे, और जो मलबा है वो सारा जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो गरीब आदमी को ही करना पड़ रहा है, जो गरीब पैसे भी दे रहा है, लेकिन एक जो सादी जो रोटी है वो ही उसको जो है वो पूरी नहीं मिल रही पैसे देने के बावजूद भी। तो इसको भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो सिर्फ चंद इलाकों तक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तमाम इलाकों में अभी कार्रवाई नहीं की जा रही। तो अवामुन्नास का यही मुतालबा है कि उन तक जो अशिया फरोनोश हैं, उन जो कीमतें अदा कर रहे हैं उसके मुताबिक उनको चीज भी। इजलाल हैदर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची शहर में परदेसियों की वापसी शुरू हुई तो शहर अकायद की रौनकें भी बहाल होने लगी और जिंदगी अपनी डगर पर वापस आने लगी है। मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ।
देखिए, ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद आज शहर कायद में ज़िंदगी जो है मामूल पर आना शुरू हो गई है। मार्केट्स भी जो इलाकाई मार्केट्स हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं, जबकि जो मेन बाज़ारें हैं, मेन मार्केट्स हैं, वो अब तक नहीं खुले। कैमरामैन अगर दिखाए तो ये जो इलाकाई मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों की शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और उससे मुल्हका जो इलाके दीगर हैं, वहाँ की मार्केट्स, छोटी बड़ी मार्केट्स, दुकानें जो है शॉप्स खुलना शुरू हो गई हैं और ज़िंदगी जो है मामूल पर आना शुरू हो गई। जबकि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक ही दिखाई दे रहा है। शहरी भी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, अपने घरों के काम से जो है निकले हुए हैं और मुख्तलिफ निजी व सरकारी ऑफिस की तरफ भी शहरी जा रहे हैं। आज ईद का चौथा रोज़ है और ईद के चौथे रोज़ शहर की ज़िंदगी जो है मामूल पर आना शुरू हो गई है। बाज़ कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जो अब तक बंद हैं, जिनमें ज़ैनब मार्केट, सदर, एम्प्रेस मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और दीगर शामिल हैं। जबकि जो इलाके मार्केट्स हैं, जो शहर के मुख्तलिफ इलाके, वहाँ के मार्केट्स जो हैं सब्ज़ी, फ्रूट, राशन, जनरल स्टोर्स, कपड़े की हो, जूतों की हो या दीगर जो दुकानें हैं छोटी बड़ी, वो खुलना शुरू हो गई है। जो है ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। जी अशरफ सोलंकी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत और महकमा औकाफ सिंध ने सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। ज़ायरीन के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद लाजिम करार दिए गए हैं। दरगाह की सफाई का अमल जारी है। दरगाह को कोरोना वायरस के सबब 14 मार्च को ज़ायरीन के लिए बंद किया गया था। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मजार को ज़ायरीन के लिए खोलने का फैसला दरगाह SOPs के तहत खोला जाएगा, जबकि दरगाह को कोरोना वायरस के बायस 14 मार्च को बंद कर दिया गया था। मजीद जानेंगे शाहमीर खान से। जी शाहमीर। शाहमीर से कुछ ही देर में राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं, सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मजार को ज़ायरीन के लिए खोलने का फैसला किया गया है। दरगाह को SOPs के तहत खोला जाएगा। दरगाह को कोरोना वायरस के बायस 14 मार्च को बंद कर दिया गया था। सिंध हुकूमत और महकमा औकाफ सिंध ने सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। ज़ायरीन के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया। दरगाह की सफाई का अमल जारी है। दरगाह को कोरोना वायरस के सबब 14 मार्च को ज़ायरीन के लिए बंद किया गया था। सिंध हुकूमत और महकमा औकाफ सिंध ने सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोलने का फैसला कर लिया। मजीद जानेंगे शाहमीर खान से। जी शाहमीर। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत और महकमा औकाफ ने कल दरगाह हज़रत लाल शहबाज को आम ज़ायरीन के लिए खोलने का काम जारी कर दिया है। उन हवाले से महकमा औकाफ की जानिब से दरगाह लाल शहबाज की सफाई और वहाँ पर जो सैनिटाइजर और जो दीगर एशिया लगाने का सिलसिला जारी है। जी शामिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत में ठन गई। ग्लोन नदी के मकाम पर चीनी अफवाज भारतीय जेर कब्जा लद्दाख में दाखिल हो गए। मुत्तादिद भारतीय फौजी गिरफ्तार। दुर्गत बनाने के बाद असले में भी कब्जे को ले लिया गया, जबकि भारतीय हाईकमान के मिन्नत समाजत पर रहा। को लेकर लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान कायम हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन अक्सर और बेशतर मुठभेड़ होती रहती है, मगर हालिया कशीदगी का आगाज उस वक्त हुआ जब भारतीय फौज ने लद्दाख के इलाके गुलवान में एक सड़क और पुल की तामीर शुरू की, जिस पर चीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस सड़क की तामीर को लेकर 5 और 9 मई को दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से असलहे के बजाय मुक्कों और आहनी सुलाखों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई अहलकार जख्मी हुए। चीन ने भारत को वाज़ेह अल्फाज में खबरदार कर दिया था कि वो फौरी तौर पर सड़क की तामीर रोक दे और मुतनाज़े इलाके से अपनी अफवाज को पीछे हटा ले। भारत का ख्याल था कि शायद चीन बिला वजह की धमकी लगा रहा है और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। भारतीय अफवाज को उस वक्त तशवीश हुई जब चीनी अफवाज की नकलो हरकत में तेजी से इजाफा होने लगा। चीनी तैयारे, हेलीकॉप्टर और भारी असलहा लद्दाख पहुँचे। फिर यकायक बस सिर्फ गुलून नदी के मकाम पर चीनी अफवाज भारतीय कब्जे के इलाके लद्दाख में दाखिल हुई और भारतीय फौजियों को मार भगाने और गिरफ्तार करने के बाद वहाँ पर खेमे लगाकर अपनी मौजूदगी कायम कर ली। गलून नदी समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौजी हकीकी
लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर आकर मोर्चा जन हो गई है। इस तमाम कार्रवाई के दौरान चीनी फौज ने सैकड़ों भारतीय फौजियों को गिरफ्तार भी किया, जबकि बहुत से भारतीय फौजी अपनी पोजीशन छोड़कर फरार हुए। भारतीय और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरकी लद्दाख में झील भयांगसो के करीब चीनी फौज ने भारतीय फौजी दस्ते को गिरफ्तार कर लिया और उनका असलहा भी अपने कब्जे में ले लिया। ताहम भारतीय फौज की हाई कमान की जानिब से शदीद मिन्नत समाजत और मुआफी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। चीनी पेशकदमी और इलाके में फौजी बर्तरी के बायस न सिर्फ भारत की पोजीशन शदीद बुरी तरह मुतासिर हुई है, बल्कि भारत को ऐसे चुप लगी है कि भारत को अपने घुसकर मारने वाले दावे भूल चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरबोक शेवक के अहम शहरा से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय फौज, हुकूमत और मीडिया चीनी अफवाज के कब्जे के हवाले से निहायत मोहतात रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि उनकी अच्छी तरह मालूम है कि इस नाजुक मौके पर चीन पर किसी भी किस्म की तनकीद चीन को इश्तियाल दिला सकती है, जिसका नतीजा भारतीय फौज की मजीद बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि अमरीकी सदर की फितरत न बदली। इस बार हदफ तनकीद ट्विटर इंतजामिया को बनाया, इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश और इजहार राय पर पाबंदी लगाने के इल्जाम धर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में डाक के जरिए वोटिंग और धांधली से मुतालिक ट्वीट किया तो ट्विटर इंतजामिया ने इस पर फैक्ट चेक का लेबल लगा दिया। फैक्ट चेक का लेबल इसे ट्वीट्स पर लगाया जाता है जिनमें सारिफ ने मुबैना तौर पर गलत या गुमराहकुन मालूमात फराहम की हों। इससे कबल ट्विटर की इंतजामिया ने इस हवाले से कहा कि गलत और गुमराहकुन मालूमात वाले पैगामात पर वार्निंग लेबल लगाने का दायरा बढ़ाया जाएगा। अमरीकी सदर ने सोशल वेबसाइट के इस कदम को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि ट्विटर आजादी राय का गला घोंट रहा है। इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत का भी इल्जाम आयद कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री इनका कत्था छट्टा खोलेंगे और वो बात बताऊंगा जिसका मैंने अहद भी किया है और जिसकी मैंने डिमांड भी की है कि सिंध के साथ अब जुल्म बंद होना चाहिए, वफाक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, आर्टिकल 149 का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहता हूं पहले 235 करो, फिर उसके बाद 149 का करो, और अगर ये सब नाकाम हो जाए तो आखिर में अगर 234 का भी करना हो वो भी कर दो। 235 पूरे सिंध के लिए। ये कोई जो रंग बिखेर रहे हैं ये सिंध में, मुर्तजा वहाब, BMW, झूठों का बादशाह जो फैला रहा है नफरतें, जिस तरह निसार खोरों ने नफरत फैलाई थी इमरान इस्माइल साहब गवर्नर साहब के बयान को तोड़ मोड़ के कि उर्दू बोलने वाले सिंधी बोलने वालों से लड़ लें। हम नहीं लड़ेंगे। हम पाकिस्तानी होने की बात करते हैं। ना हमारे यहां फिरका वारियत है, ना हमारे यहां एथनिसिटी है, ना कोई सिंधी है, ना बलोची है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है, ना कोई महाजिर है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, फिर ये सब कुछ। मैं आज फिर इस बात का कहता हूं कि मैं बदस्तूर चाहे वफाक का कोई वजीर कुछ कहता रहे, सिंध के हालात इस लाइन से ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता जो इस सब बैठी हुई। लड़काना से लेके शिकारपुर और नवाबशाह सब मौजूद हैं यहाँ। इससे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये सब यकजबा हैं कि 12 साल बहुत वक्त होता है। जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो यहां चोरी का सिलसिला है, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन्होंने नौकरियां दी हैं, जिसमें सरासर ज्यादती हुई है, मेरिट के निजाम के चीथड़े उड़ता दिए गए, जाली डोमिसाइल बना बना के जो इस शहर के लोगों का भी हक था, जो बाकी सूबे के लोगों का जिस इलाके का हक था, वो उनको उस फॉर्मूले से नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, हम इसके फैक्ट्स भी सामने लेके आएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आज मैं फिर ये कह रहा हूं, अपने वजीर आजम से कह रहा हूं कि खान साहब, चेयरमैन इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब, आप कितनी मोहलत देंगे इनको और को? आप कितनी दफा इनको तंबीह करेंगे? ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इन पे तो अब डंडा चलना जरूरी है। इनके ऊपर 235 का डंडा लाइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं जो सिंध के खजाने की हालत की हुई है इस वक्त, ये फिर कहेंगे कि वफाक ने ये कर दिया और वो कर दिया और पैसे नहीं दिए, लेकिन जो लूट मार इन्हें
ये तनख्वाहें भी नहीं देंगे, सिंध के लोगों की तनख्वाहें भी नहीं देंगे, और उसके लिए भी ये वफाक के सामने झोली फैलाएंगे। जिनको कुत्तों की दवा नहीं मिलती, जिनको पीपीई सूट नहीं मिलते, जिनको कुछ नहीं मिलता, जो कुछ नहीं मिलता, मैं हलीम साहब को कहता हूं कि वो बयान कर दें कि क्या क्या इन्हीं ने किया है इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस वक्त नकवी साहब ने बातचीत की, उसके अलावा हुनैद लाखानी साहब हमारे। और सच न्यूज में मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी अरूज पर है। सूरज की शदीद तपिश शहरियों को हलकान करने लगी है। अंदरूनी सिंध आज भी पारा 49 को छुएगा। वादी जन्नत नजीर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम अवाम का इम्तिहान लेने लगा। मुल्क भर में गर्मी अपने जौबन पर। अंदरूनी सिंध सूरज से आग की बरसात, पारा 50 मुकम्मल कर चुका। मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्मी ही गर्मी का राज बरकरार है। सूरज ने अंदरूनी सिंध के इलाकों को अपने खुसूसी निशाने पर ले रखा है। सुबह से ही सूरज से आग की बरसात जारी है। कराची में पारा 48 के दरमियान रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद गर्मी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत 44 तक जाएगा। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, डीजी खान और बखर में गर्मी जोरों पर रहेगी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कश्मीर, जनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरिक बलोचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 और श्रीनगर में 21 डिग्री रहेगा। ताहम अनंतनाग, बारामूला में भी कल बादल बरसने की पेशगोई की गई है। लोधरा के इलाके में टिड्डी दल ने फसलों पर तीसरा हमला कर दिया। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें मुतासर हो गए। महकमा ज़राअत के अफसरान अपने दफातर तक महदूद होकर रह गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम अब्बास। जिला लोधरा की तीनों तहसीलों लोधरा, दुनियापुर और तहसील कहरोड़ पक्का के मुख्तलिफ मिजाफात में टिड्डी दल ने तीसरा हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, मक्की, चारे समेत किसानों की दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई, जैसे किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मुतासा इलाकों के किसान अपनी मदद आप के तहत बर्तनों से शोर करके टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। किसान भाइयों का कहना है कि महकमा ज़राअत के अफसरान अपने दफातर तक महदूद हैं और एयर कंडीशनर की ठंडी हवाओं के मजे लेते हुए मुफ्त में तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। मुतासा इलाकों के किसानों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर ज़राअत पंजाब मलक नुमान लंगड़ियाल व दीगर हकाम आला से टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने और होने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए माली इमदाद देने की भी अपील की है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ लोधरा। गुजरांवाला में गर्मी का जोर बढ़ा तो शहरियों ने दरियाए चनाब का रुख कर लिया। फैमिलीज गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे पानी से खूब लुत्फानंदोज हो रही है। मजीद जानेंगे रईस खुर्शीद से। जी रईस। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में भी आज सूरज जो है वो सवा नेज़े पर है। आज का जो दर्जा हरारत वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। शदीद गर्मी है आज शहर भर में। तो गुजरांवाला के जो शहरी हैं उन्होंने जो तफरीही मकाम है दरियाए चनाब का रुख कर लिया और यहाँ पे मनचले और फैमिली जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे आई हैं और जो गर्मी की शिद्दत है उसको वो कम कर रही है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे फैमिली जो है वो ठंडे पानी में गुसल भी कर रही है। इसके साथ साथ जो कश्ती रानी है उस पर भी जो मनचले हैं वो कश्ती रानी का मजा ले रहे हैं और दरिया में जो है वो गुसल करके जो है गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम कर रहे हैं। शहरियों से हमारी बात हुई, इनका ये कहना था कि शदीद गर्मी भी है, चूँकि पार्क्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है तो शहरियों के लिए ये बेहतरीन जो तफरीही मकाम है। यहाँ पे वो आते हैं, घुड़ सवारी भी करते हैं और इसके साथ साथ चूँकि पिछली दफ़ा जो हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी रश होता था, शहरी घुड़ सवारी करते थे और सहराई जहाज़ है उसकी भी सवारी करते थे। यहाँ पे झूले लगाए जाते थे, मगर इस दफ़ा जो है कोरोना वायरस के बायस यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है दरियाए चनाब का रुख करना शुरू कर दिया। रईस, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ियों ने इंग्लैंड जाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। टेस्ट सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड लॉकडाउन में क्रिकेट बहाल करने वाले पहले मुल्क बन जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि कौमी टीम के 25 के करीब खिलाड़ियों को भी रजामंद कर लिया गया है। इस इकदाम के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड कोरोना लॉकडाउन के दौरान आलमी क्रिकेट बहाल करने वाले पहले मुल्क बन जाएंगे।
पीसीबी के सीईओ का कहना है कि किसी ने भी इनकार नहीं किया और सब दौरे के लिए तैयार हैं। मैंने प्लेयर्स पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर उनमें से कोई इंग्लैंड नहीं जाना चाहे तो हम कतई तौर पर जोर नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने टूर पर तशवीश का इजहार नहीं किया। सब सीरीज के लिए पुरजोश और पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। क्रिकेट बोर्ड हुकाम का कहना है कि दौरा इंग्लैंड के दौरान एसओपी का खास ख्याल रखा जाएगा। करंतना के दौरान भी खिलाड़ियों की कड़ी निगरानी का प्लान तश्कील दे दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी टीम जुलाई और अगस्त में दौरा इंग्लैंड करेगी, जहां तमाम खिलाड़ियों को पहले करंतना में रखा जाएगा। और आखिर में आपको बताएं कि ठंडी छांव और अपनी मुनफरिद बनावट की वजह से माहौल को खूबसूरत बनाने वाला बरगद का दरख्त अब नापैद होने लगा है। कराची में कदीम विरसा करार दिए गए इन दरख्तों की देखभाल के इंतजाम देखने में नहीं आते। नई नस्ल इस तारीखी दरख्त के नाम से भी नाबल्द होने लगी है। हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस तारीखी विरसे के साथ, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। यूं तो तमाम ही दरख्त न सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि ये इंसान दोस्त भी हैं, लेकिन इनमें से बाज ऐसे हैं जो अपनी मुनफरिद हैसियत रखते हैं। बरगद का दरख्त भी इनमें से एक है जो कई तरह की खुसूसियात का हामिल है। बरगद को अंग्रेजी में बैनियन ट्री, मुल्क की दीगर मकामी जबानों में इसे बर्ड या बोहड़ भी कहते हैं। एक घना सायादार दरख्त होता है जिसकी उम्र 1000 साल तक भी पहुँच जाती है। जब इसकी कॉम्प्लें फूटती हैं तो इब्तिदा में पत्तों का रंग सुर्खी माइल और इसके बड़े होने के बाद इनका रंग हरा हो जाता है, जो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इसका फल भी सुर्ख और बेर की तरह होता है, जो पककर स्याही माइल सुर्ख हो जाता है। बरगद को जो चीज दूसरे दरख्तों से मुनफरिद बनाती है वो इसकी जड़ें हैं, जो इसकी शाखों से फूटती हैं और जमीन तक जा पहुंचती हैं। जमीन में जाते ही ये जड़ें नए तने की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यही वजह है कि बरगद का एक नहीं कई तने होते हैं। जड़ें निकलने का ये अमल मुसलसल जारी रहता है। ये फैलता इस तरह जिस तरह बढ़ जाएगा ना, जो इसकी जड़ें होती हैं इसकी उम्र को जाहिर करती हैं। जितनी जड़ें ज्यादा होंगी उससे मालूम ये होगा कि इसकी एज ज्यादा है। कच्चा जब ये यंग होती है ना, यंग में बिल्कुल हल्की हल्की इसकी ना किरणें फूटनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ये 100 पे पहुंचता है तो लाल देखी होंगे आपने, लाल हो रही होती हैं और बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे 100 से ऊपर क्रॉस होना शुरू होता है तो उसकी जड़ों में से डबल जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। उस वक्त ये 100 क्रॉस कर चुका होता है। बरगद के ये दरख्त मुख्तलिफ परिंदों का भी मस्कन है, जिनमें इनके लिए फल भी दस्तयाब होते हैं और परिंदे इन पर अपने आशियाने बनाते हैं। इसकी टहनियों पर बैठे कौवे भी खुश दिखाई देते हैं। बरगद का दरख्त अपने अंदर इंसानों के लिए तिब्बी फायदे भी लिए हुए है। इससे निकलने वाला दूध, फल और कॉम्प्लें मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। ये बरगद का पेड़ है, उसकी एक तो देखो दूध, एक तो बड़ी वो उसमें बहुत सारे जुगटा होते हैं तो उसकी छांव भी बड़ी लोगों को मिलती है। दूसरा जो हर ट्री है वो हमें ऑक्सीजन फ्राहम करता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है, तो उसमें जितने ट्रीज होंगे वो हमें ऑक्सीजन देंगे। दूसरा जो बीज होते हैं, हनी बीज होते हैं, उनको भी उनसे खुराक मिलती है। माजी में कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ये दरख्त सड़कों और शाहराहों के किनारों पर पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी तादाद न होने के बराबर रह गई है। कराची के इलाके गुरुमंदर और क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में बरगद के दरख्त काफी तादाद में मौजूद थे, लेकिन अब गिने चुने ही रह गए हैं, जिसकी वजह इनकी कटाई और हुकूमत की अदम तवज्जोही है। शहरी कहते हैं कि माजी में बरगद के खूबसूरत दरख्त की बहुत ज्यादा अहमियत थी, लेकिन अब इनकी तादाद कम हुई तो लोग इनको भूलने लगे हैं। बहुत पुराने हैं, कदीमी हैं, खास तौर पे जो बड़े बड़े यानी कदीमी कब्रिस्तान होते थे उनमें भी होते थे और बड़े बड़े जंगलात होते थे। ये तो वाकई भी कराची में एका दुका कोई नजर आ रहा है, तो अभी तो ये भी नायाब होने लगा है। बिल्कुल खूबसूरत है, बल्कि नायाब लगता है। आप इसको अगर गौर से देखें ना, कुदरत ने आपको एक मुसव्वरी नजर आती है ना कि किस तरह की चीज है, किस तरह बन रही है।